स्वागत है। शहर में ये ऐसी चर्चा है, ऐसी बात वायरल हो रही है कि ये समाजवादी पार्टी की जो वरिष्ठ महिला कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, हिंदू सक्सेना, वो घर घर जाकर लोगों की, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं। हमारे जब कानों में ये बात पड़ी तो हमने कहा चलो वायरल सच को जानने के लिए चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ मोहल्ले में भी हम गए और यहाँ पर लोगों से पूछा भी, तो ये वाकई में ये बात बिल्कुल सही है कि वो ज़रूरतमंदों की और गरीबों की लॉकडाउन से पहले मदद कर रही हैं। आइए जानते हैं आज हिंदू सक्सेना जी से, हम उनके दौलत खाने पर बैठे हुए। हिंदू जी, ये बताइए, कुछ अपने बारे में बताइए कि आपका जो राजनीति सफ़र है वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, मेरा राजनीतिक सफ़र जो है 93 से शुरू हुआ और सबसे पहले मैंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी में लगातार मैं कंटिन्यू कई पदों पे रही और उसके बाद माननीय कल्याण सिंह को जब भाजपा से निकाल दिया गया तो उन्होंने अपना नया दल शुरू किया, राष्ट्रीय क्रांति पार्टी। और उस राष्ट्रीय क्रांति पार्टी में बाबूजी ने कहीं ना कहीं मेरी एक गरिमा को देखा होगा, उन्होंने मेरे काम को सराहाया होगा, तो उन्होंने मुझे जिला अध्यक्ष के पद पे मुझे तैनात किया। और उस पद पे रहते हुए मैंने काफ़ी मेहनत भी की और रह करके जो मेहनत की हमने उसमें, और आगे तक लक्ष्य में पहुंचने के लिए वो कहीं ना कहीं हम लोगों को चुनाव लड़ने में कहीं ना कहीं उसमें विफलता भी दिखाई दी जी। नहीं, उसमें हमारा कोई विधायक बन पाया ज़िले के अंदर। मैं अपने ज़िले की बात कर रही हूँ। उसके बाद फिर बाबूजी जो थे समाजवादी में चले गए, लेकिन हम नहीं गए क्योंकि उसका कारण था कि बड़े नेताओं का कुछ उस समय ये रहता था कि समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि राजनीति का मेरा स्टैंड जो था थोड़ा ज़्यादा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मुझे बहुत सारी चीज़ों से तजुर्बा होता गया और उसी हिसाब से फिर मैंने बीजेपी में ही अपना रहना उचित समझा। फिर सन 2009 में, चूँकि 2005 में मैं चुनाव भी लड़ी और मैंने समाजवादी के ही पार्टी के कार्यकर्ता को मैंने उस चुनाव में हराया था और मैंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। वो कौन सी सन थी? सन 2006 में मैं चुनाव लड़ी थी। और ये चुनाव काय का लड़ा था आपने? ये मैंने वार्ड सभासद का चुनाव लड़ा था और उस चुनाव में भी मेरे साथ जो है तमाम बहुत तरह की घटनाएं हुई। लेकिन कोई एक घटना बताइए। वो उसमें घटना ये हुई मेरे साथ कि मेरा नॉमिनेशन था और मैं नॉमिनेशन कराने जब जा रही थी तो मेरा प्रस्तावक जो था उसका अपहरण कर दिया गया। हाँ, उसका अपहरण कर दिया गया और उसको 24 घंटे के लिए बंधक बनाया गया। काफ़ी टीवी के किसने बनाया था ये बंधक? ये वही जो हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे। हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे। पहले तो वो मुझे धमकियाँ भी देते रहे, लेकिन मैंने उनकी धमकियाँ भी एक्सेप्ट की उस चीज़ के लिए। लेकिन मैं डरी नहीं, मैंने कहा ये तो संघर्ष है मेरा और अगर ऐसे हम डर के चलेंगे तो हम जनता में किस। तो आप ये बताइए, अब ये समाजवादी पार्टी में आप कैसे आई? समाजवादी पार्टी में तो देखिए हम ऐसे आए कि 2009 में जब माननीय सांसद जी जब यहाँ बदायूं आए तो देखिए तमाम तरह के नेता, जो अच्छा होता है उसके लिए तमाम तरह के लोग गलत एलिगेंस भी लगाते हैं। जो अच्छे होते हैं तो वो अच्छा कहते हैं, गलत होते हैं तो वो गलत कहते हैं जी। अब हर आदमी तो अच्छा कहेगा नहीं, क्योंकि अच्छा वही कहेगा जिसकी मानसिकता अच्छी होगी जी। तो कुछ चीज़ें मुझे उनके बारे में रही। अब उनके गुरु रहे इलाहाबाद में AK श्रीवास्तव जी, क्योंकि मैं समाज की भी नेता थी तो उनके द्वारा मेरे पास मैसेज आया। वो मुझसे पर्सनली इलाहाबाद से मिलने आए और उन्होंने मुझे समझाया भी कि नहीं, मैं भी समाजवादी से हिंदू जुड़ा हुआ हूँ और सांसद जी का मैं गुरु हूँ और सांसद जी बहुत अच्छे, उन्होंने उनके बारे में सब कुछ बताया। तो मुझे लगा कि जब मुझसे इतने सीनियर और ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। फिर मैं व्यक्तिगत भी भैया से मिली और भैया को कुछ करके बातों से मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि मुझे लगा नहीं, हमारा नेता ऐसा, हमें अपने बदायूं ज़िले के लिए ऐसा नेता चाहिए और ज़रूरत भी थी उस समय, क्योंकि हमारा बदायूं बहुत पिछड़ा था। इतना पिछड़ा था कि शायद वो हम कवर ही नहीं कर पाए। तमाम नेता रहे यहाँ पे, लेकिन किसी ने, सलीम शेरवानी साहब भी यहाँ इतने साल रहे, उन्होंने भी कभी बदायूं के विकास के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो मुझे लगा था नहीं कि हमारा सांसद अगर धर्मेंद्र यादव यहाँ रहेंगे तो शायद हमारा विकास बदायूं जिले का होगा। और ये हुआ भी, खरे भी उतरे। जीतने के बाद वो खरे पे उतरे।
हालांकि सांसद जी को भी कभी कभी भरोसा नहीं होता था मेरे ऊपर। अच्छा। वो कहते थे इस बात के लिए कि क्योंकि उनका भी सोचना कहीं ना कहीं ठीक था, क्योंकि मैंने इतने साल जो बीजेपी में सियासत की तो मेरे रेगुलर संबंध जो लोगों में थे तो वो व्यक्तिगत तो थे ही थे लेकिन पारिवारिक भी थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं लोग उनको मिसगाइड करते थे। तो एक कोई पारिवारिक बताइए बीजेपी से। आप जैसे बीजेपी से मान लीजिए जैसे दीपमाला जी हैं। अच्छा। और दीपमाला जी से हमारा, मेरी बड़ी बहन भी है, मेरी माँ समान भी है, मुझे राजनीति में भी अच्छी कहीं ना कहीं वो अपना वो देती रहती हैं। जी। तो उनको ये लगता था क्योंकि मेरा बदायूं में एक राजनीतिक कैरियर से हटके सामाजिक कार्य भी बहुत है। जी जी। बदायूं जिले में अगर जितने भी सामाजिक कार्य होंगे वो बगैर दीपमाला जी के और हमारे अगेंस्ट कोई काम हो ही नहीं सकते। जी। क्योंकि जब तक हम दोनों नहीं होंगे तो यहाँ पे बदायूं में जिले के अंदर मुझे नहीं लगता है कि कोई सामाजिक कार्य कर पाएगा, संपन्न हो पाएगा महिलाओं में। क्योंकि वो भी एक्टिव रही, मैं भी एक्टिव रही, उनसे भी मैंने कुछ तालीम भी ली है, ऐसा नहीं है। वो मेरी राजनीतिक गुरु रही। तो कभी कभी सांसद जी कहते थे कि तो ये बताइए दीपमाला जी आपसे नहीं कहती हैं कि आप समाजवादी पार्टी में क्यों ऐसे? मेरा कभी भी आज भी इतने साल हो गए मेरी उनकी दोस्ती को, आज भी मेरी दोस्ती ऊपर वाला बरकरार रखे और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखे। राजनीति अलग चीज़ है लेकिन व्यक्तिगत संबंध अलग चीज़ है और इस चीज़ को आज भी बदायूं का हर नेता, हर अधिकारी और हर कुछ जानते हैं और शायद उनको जुड़वा बहनों के नाम से मुझे आज भी मुझे एक टका मिलता है। बहुत अच्छी बात। तो मैडम अब हम इस बात से हटते हैं, अब ये जानना चाह रहे हैं आपसे, जो आपके यहाँ हम आए हैं कि शहर में ये बहुत बात चर्चा में है, ख़ास तौर से ज़रूरतमंदों में, गरीबों में, कि आप कुछ लॉकडाउन से पहले से ही राहत सामग्री यहाँ पर घर घर जाकर ज़रूरतमंदों को बांट रही हैं। इसके बारे में ज़रा बताइए कि सच है ये बात? देखिए ये सत्यता है। जब लॉकडाउन जिस दिन से लगा था मैंने एक हफ्ते मैंने देखा कि आदमी भुखमरी से तो नहीं कह सकते क्योंकि स्टार्टिंग थी तो आदमी को कुछ जब मिल नहीं रहा था, जो रोज़ कमाने वाले लोग थे उनके साथ सबसे ज़्यादा समस्या आई। क्योंकि जो मिडिल क्लास था उनके पास तो थोड़ा कहीं ना कहीं बैलेंस होगा और जो हाई फाई है वो तो उसके पास तो रहता ही रहता, लेकिन जो रोज़मर्रे का जैसे टिर्री वाले, ठेले वाले, खोंचे वाले, ये इस तरह के जो बेचारे लोग थे उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो मैंने अपना दिमाग चलाया थोड़ा सा, मैंने कहा अब क्या करना चाहिए। तो मैंने 50 पैकेट पर डे के हिसाब से अपने घर में पूड़ी और सब्जी बनवाई और बनवा करके मुझसे जो भी हुआ, मैंने जिस तरह से भी हुआ लोगों को मैंने देने का काम शुरू किया कि कोई भी बच्चा भूखा ना रह पाए। क्योंकि ये महिलाओं को ही दर्द पता होता है कि वो कैसे अपने बच्चों को अरेंज करती हैं, अपनी फैमिली को कैसे अरेंज करती हैं। पुरुष का कुछ नहीं होता, वो तो अगर यहाँ अभी घर में बैठा है 10 मिनट बाद बाहर चला जाएगा, बच्चा रोएगा तो वो माँ से ही बोलेगा। तो कोशिश मैंने यही की कि मैंने कि कम से कम 2-2, 4-4 पूड़ी भी अगर मैं किसी, हालांकि वो 4 पूड़ी से उसका पेट नहीं भर रहा है लेकिन कुछ टाइम के लिए उसको संतुष्टि हो रही है। तो इस तरह से मैंने ये काम करना शुरू किया। अब क्या कर रही हैं इस समय, क्या कर रही हैं आप? अभी भी मुझसे ये है कि आप देखिए, मैंने सोशल साइड अगर मैं चाहती तो मैं बहुत बड़ी नेता भी बनने के लिए क्या मैं सोशल साइड पे इसको डालती, लेकिन ये तो कुदरत की एक कहर है। इसको मैं कुदरत का ही कहर कहूँगी कि बीमारी तो है, वो तो कोरोना से है ही है ये, लेकिन ये कि एक ऊपर वाले की भी कहीं ना कहीं नाराज़गी है कि जो आज हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। मैंने एक बार ऐसे में खाना देने गई, मैंने एक बुज़ुर्ग से पूछा, मुझे बड़ा शौक़ होता है कि मैं अपने बुज़ुर्गों से के पास बैठूं और उनसे कुछ सीखूं। मैंने उनसे पूछा, बाबा आपका कम से कम 93 साल की एज है, आप ये बताइए कभी आपने ये देखा है? तो बड़ा उससे वो बोले कि बेटा हमें तो इतनी हो गई है, हमारी उम्र के और भी लोग गुजर गए, हमने तो कभी ये देखा ही नहीं कि ट्रेनें और हवाई जहाज और ये सब कभी बंद हुआ, कभी नहीं देखा। मुझे बड़ा उस पर वो लगा कि मैंने कहा जब इतने बुजुर्ग होकर के ये बात कह रहे हैं तो अभी हम तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें रही, तो उसमें देखिए हेल्प करना कोई वो नहीं, और ये हर किसी के अंदर भाव नहीं होता है कि क्या करना है। लेकिन हमने जो हेल्प की वो ये सोच के कि हमको कोई सोशल साइड पे नहीं करना है, कोई कुछ में नहीं करना है। उसके बाद जब हम लोग करते करते हो गए तो कहीं ये एक दिन अचानक सांसद महोदय जी का भी हमारे पास फ़ोन आया, भैया ने भी यहाँ की जानकारी ली, तो हमने भी उन लोगों से यही कहा, भैया से कहा, हमने कहा भैया हमारे शहर को ज़्यादा आवश्यकता है, ये राशन जो बटा भैया का, उससे पहले भैया से हम लोगों की, उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं से, पार्टी के सभी नेताओं से उन्होंने फ़ोन पे वार्ता की कि स्थिति क्या है। तो हम लोगों ने बताया कि इस समय स्थिति बहुत दयनीय है, क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार का कोई भी नेता, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो 5 विधायक हो, कोई भी बंदा ऐसा नहीं था
कि जो दरवाजे पे प्लेटफॉर्म पे निकल के आया हो। सब एसी में पढ़ के सो रहे थे, किसी ने तो ये ऐसा उन लोगों ने क्यों क्या करा? क्योंकि सरकार तो नहीं की। सरकार उन्हीं की, तो उनको सबसे ज्यादा डर होगा मौत का अपना, उनको मौत का डर होगा। समाजवादी तो कभी डरता तो है ही नहीं, उसको तो ना तो मौत से डर है ना वैसे उसको डर है। उनको कहीं ना कहीं अपना डर होगा कि हम जनता में रहिए, आप अपना इसका पालन कीजिए, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन कम से कम उन लोगों को भी तो देखिए कि जो बेचारे भूखे तबके बिलख रहे हैं। क्यों नहीं देखा आपने? आप ठीक है मानते हैं, आप गांव देहात में नहीं जाते तो कम से कम शहर की तो जैसे आपने घर घर गई होंगी, देखा होगा कि वादे परिवार ऐसे होंगे कि भुखमरी के कगार पे भी होंगे, घर में कुछ नहीं बना होगा। तो कोई एक ऐसी आपके साथ कोई घटना हुई किसी मोहल्ले में, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ हुई, मैंने सर्वे किया, मैंने अपनी 15-20 लड़कों की मैंने एक टीम बनाई और मैंने उस टीम में मैंने हर लड़कों से 5-5 लोगों की टीम बना करके मैंने हर घर का सर्वे कराया। और हर घर का सर्वे करा करके मैंने उन लोगों को चिन्हित किया। आज भी गरीबी में भी कहीं ना कहीं खुददारी है, आज भी गरीबी में भी कहीं ना कहीं खुददारी है। और ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अमीरों में ही खुददारी है, लेकिन गरीबी में भी आजकल खुददारी है। हमने देखा है कि ऐसे ऐसे परिवार थे, लोग राशन बांट रहे थे, लेकिन वो सिर्फ चेहरा देख के राशन बांट रहे थे। सिर्फ चेहरा देख के बांट रहे थे कि उनके 4 अपने हैं कि 10 उनके हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन लोगों को दिया कि जो खुददारी में भी नहीं गए मांगने के लिए और उनको आवश्यकता थी, और जा करके मैंने उनके घरों में उनका नाम नोट किया, उनको बाकायदा उनका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर लिया और जा करके उनको पर्सनली मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने उनको बुलाया और उनकी व्यवस्था मैंने की। तो जब आपने उनको राहत सामग्री दी, मान लीजिए, तो उन्होंने क्या कहा, कुछ कहा? देखिए, राहत सामग्री जब उनको दी जाती हो, जिसका दिल खुश होता है, और ये वो तो सिर्फ दिल में दुआओं देता है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं इतना तो जानती हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ शायद उनको दुआओं का ही ये असर है मेरे ऊपर, कि मुझे बुज़ुर्गों का, नौजवानों का, माताओं का, बहनों का, सबका मुझे आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि मैं हमेशा नेक काम में, सियासत अपनी जगह है लेकिन सामाजिक कार्य अपनी जगह है। तो ये बताइए कि अब जो है लॉकडाउन 3.0 चल रहा है और 17 के बाद लॉकडाउन 4 शुरू होगा, तो इसमें जनता से कुछ कहना चाहेंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आप? देखिए, चाहे लॉकडाउन 4 आ जाए, चाहे वो मोदी जी 5 कर दें, ठीक है, डिस्टेंस तो बना के रखिए ही रखिए, क्योंकि ये सुरक्षा हम अपने स्वतः अपने जीवन के लिए, हमारा जीवन अनमोल है, इसको हम डिस्टेंस बना के रखें, समय समय पे सैनिटाइज करते रहें अपने हाथ पैरों को। परिवार में भी, बच्चों को भी यही सब बताते हैं हम, और जो हमको मिलता है हम उनको लोगों को भी यही बताते हैं कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं कीजिए, क्योंकि ये बीमारी कभी किसी से दोस्ती नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, मैंने मोहल्लों में, आपके भी मोहल्लों में, ये लोची नगला है और भी कई मोहल्लों में मैंने देखा है जाके, महिलाएं घर से बहुत निकल रही, उनको कोई संदेश देना चाहेंगे आप? महिलाओं को तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जैसे अभी आपने लोची नगला की बात की है, तो लोची नगला में एक्चुअली क्या है कि वहाँ पे दूध की डेयरी वेरी ज़्यादा है। अच्छा। तो वहाँ पे दूध की डेयरी में, क्योंकि पुरुष तो रहते नहीं हैं, खेतों पे चले जाते हैं, तो वो बेचारी अपने जानवरों का काम धाम करती हैं। ऐसा नहीं, मैं जाती हूँ समय समय पे, तो मैं बताती हूँ कि कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं निकल भी जाती हूँ, लोगों को बताती भी हूँ, क्योंकि ये एरिया हमारा कल्याण नगर और लोची नगला कंबाइंड में रहता है। तो जानवरों के लिए वो असल में, जब पुलिस प्रशासन जब उनको निकलने ही नहीं देगा, तो वो जानवर के लिए कहाँ से भूसा लाएंगे, कहाँ से चारा लाएंगे? तो वो ये आसपास के जो खेत खलियान पड़े हुए हैं, तो वो उन्हीं में ही अपना घास फूस काट करके अपना जीवन वो जानवरों को खिला रही हैं। क्या करेंगे, कहीं निकलना तो मजबूरी पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उनको हम यही कहते हैं कि अपना डिस्टेंस बना के। अच्छा, ये आपका ये मानना है कि जो कोरोना मुक्त बदायूं में हुआ है, तो उसमें स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं और पुलिस विभाग के जो कर्मचारी हैं, पुलिस वाले हैं, उनका अहम रोल रहा है, और प्रशासन का भी, तो कुछ प्रशासन के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, प्रशासन जो है हमारा पात्र है, उनकी तो हम जितनी भी तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूं, वो भी शायद मेरे लिए कम रहेगा, क्योंकि उनके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। क्योंकि जितना पुलिस प्रशासन ने, डॉक्टर्स ने, यहाँ तक कि मेरी मीडिया ने भी 24 आवर्स लोगों के साथ में रह करके इतना सब कुछ झेला है, तो वो वाकई में पात्र हैं बधाई के। और मैं तो यही उनसे कहती हूँ, कभी कभी मेरे कई पत्रकार बंधुओं के फ़ोन भी आ जाते हैं, तो मैं हमेशा उनसे यही कहती हूँ कि आप अपनी पत्रकारिता के अलावा भी आप अपने जीवन की भी सुरक्षा करते हुए चलिए, क्योंकि आपका भी घर परिवार है, आपके भी कोई परिवार में इंतजार कर रहा है।
इंदू जी से बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि लॉकडाउन 4 जब शुरू हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़्यादा से ज़्यादा लोग पालन करें, क्योंकि सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को सैनिटाइज़ करते रहें। ये ऐसा समाजवादी पार्टी की जो वरिष्ठ महिला कार्यकर्ती हैं, नेता हैं बदायूं की, और इनके बारे में हमने ये जाना कि ये वाकई में बहुत गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद कर रही हैं। मैं कामिल मजीद, हमारी आवाज़।